नमस्कार प्यारे बच्चों। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और अपने एग्जाम की बहुत ही अच्छी तरह से तैयारी कर रहे होंगे। तो बच्चों, आपका क्लास 12th का सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम आपका होने वाला है। ठीक है, आज आपका 15 तारीख है, यानी 15 मार्च 2024 आज आपका डेट है, जिस दिन मैं आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ आज। ठीक है, और जो आपका पॉलिटिकल साइंस का एग्जाम है क्लास 12th का सीबीएसई बोर्ड का, वो आपका है 22 मार्च। ठीक है, 22 मार्च 2024 को आपका पॉलिटिकल साइंस का सीबीएसई का क्लास 12th का बोर्ड एग्जाम है। तो जो आपका समय बचा हुआ है वो लगभग 7 दिन बचा हुआ है। 7 दिन भी नहीं बचे हुए हैं, 6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है, तो 6 दिन आपके पास बचे हुए हैं। तो बच्चों, मैं आपको एक चीज यही कहना चाहता हूँ कि इन 6 दिन में जो है आपको हमारे इस वीडियो को देखना है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको जो है पॉलिटिकल साइंस के पेपर में कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं जो आपके पेपर में आ जाएंगे। ठीक है, आपके पेपर में आने का चांस जो है बहुत ही ज्यादा है, जो क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा। तो आपको वीडियो पूरा देखना है। ठीक है, तो बच्चों, आज के इस वीडियो में बात करेंगे जो आपका क्लास 12th है, और क्लास 12th में जो आपके पास पॉलिटिकल साइंस का जो विषय है, तो इसका आपका बोर्ड एग्जाम सीबीएसई का जो है क्लास 12th का पॉलिटिकल का शुरू होने वाला है। 22 मार्च 2024 को आपका पेपर है। लगभग 6 दिन बचे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो बच्चों आपको क्लास 12th का जो आपका पॉलिटिकल साइंस का विषय है, इसका सीबीएसई का बोर्ड एग्जाम 2024 को होने वाला है। ठीक है, और ये हमारा वन शॉट वीडियो है, यानी एक ही वीडियो में दोनों बुक से, ठीक है बच्चों, समकालीन विश्व राजनीति और स्वतंत्र भारत में राजनीति, ये जो आपके दोनों बुक है ना, इन दोनों बुक के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैं आपको इस वीडियो में करा दूंगा। ठीक है, इसी सिंगल वीडियो में मैं आपको दोनों बुक में जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए बनते हैं, जो आपके सीबीएसई बोर्ड में आ सकते हैं, वो क्वेश्चन मैं आपको इस वीडियो में कराने वाला हूँ। तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, और चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर सकते हो। बच्चों, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताने वाला हूं। अगर आपने अभी तक कुछ नहीं पढ़ा ना, आज 15 मार्च 2024 तक अगर आपने कुछ नहीं पढ़ा पॉलिटिकल साइंस क्लास 12th का, तो बस अभी इस क्वेश्चन को देख लो। जो मैं आपको बताऊंगा इस वीडियो में क्वेश्चन, आप उन क्वेश्चन को देख लो, और एक ही वीडियो देखने के बाद आप अपने एग्जाम में बहुत ही अच्छे नंबर लेने वाले हो। तो आपको वीडियो पूरा देखना है, वीडियो को स्किप नहीं करना है। ठीक है, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पे क्लिक कर लो। ठीक है, वीडियो लाइक कर दो, और वीडियो को पूरा देखना, वॉच करना, पूरा देखना, क्योंकि पेपर आपका आने वाला है। और अगर आपने हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया तो कर सकते हो, नाम आपके सामने लिखा हुआ है। अगर आपका कोई सवाल रहता है तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे आके पूछ सकते हो, यूजर आईडी आप सभी के सामने लिखा हुआ है। तो बच्चों, मैं आपको इस एक ही वीडियो में दोनों किताब से जो भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं आपके 22 मार्च 2024 के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए, तो मैं आपको दोनों बुक से जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं, जितने भी, वो सभी मैं आपको करा दूंगा, जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब हम वीडियो शुरू करते हैं। देखो, आपका जो पहला प्रश्न है वो है, गोरबाचोव सोवियत व्यवस्था में सुधार क्यों चाहता था? देखो, जो गोरबाचोव था, जिसे हम गोरबाचेव भी कह देते हैं, तो वो क्या था? वो जो है कम्युनिस्ट पार्टी का जो एक महासचिव था। ठीक है, महासचिव था, जो 1985 में चुना गया था। ठीक है, और बाद में क्या होता है, सोवियत संघ के राष्ट्रपति बने, जो निम्नलिखित कारणों से सोवियत व्यवस्था को सुधार करना चाहते थे। देखो, 1985 में क्या होता है कि गोरबाचेव जो होते हैं वो कम्युनिस्ट पार्टी के जो है महासचिव बन जाते हैं, लेकिन कुछ वर्षों बाद क्या हो जाता है कि इनको जो है सोवियत संघ का राष्ट्रपति बना दिया जाता है। ठीक है, और ये जो है कुछ सुधार करना चाहते थे सोवियत व्यवस्था में। क्यों करना चाहते थे? पहला कारण था सोवियत संघ में सूचना एवं तकनीकी विस्तार के लिए। ये चाहते थे कि सोवियत संघ जो हमारा है उसमें तकनीकी का विस्तार हो जाए। ठीक है, और सोवियत अर्थव्यवस्था को अधिक प्रगतिशील बनाने के लिए। ठीक है, ये दूसरा कारण हो गया। प्रशासनिक व्यवस्था को अत्यधिक जवाबदेह बनाने के लिए, सोवियत व्यवस्था को अत्यधिक लोकतांत्रिक बनाने के लिए, पश्चिम के साथ रिश्तों को सामान्य बनाने के लिए। ये सभी ऐसे कारण थे जो गोरबाचेव थे, वो जब राष्ट्रपति चुने गए थे तो इसलिए वो सुधार करना चाहते थे। तो आप पेपर में बता सकते हो कि जो गोरबाचेव थे सोवियत व्यवस्था को सुधारना क्यों चाहते थे, यानी सोवियत व्यवस्था को सुधारना क्यों चाहते थे, सुधार क्यों चाहते थे वो। तो आप यहाँ पे समझ गए, ये सभी कारण है जो कि इसी कारण की वजह से वो सुधार करना चाहते थे। ठीक है, तो बच्चों, मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं, जो कि 22 मार्च 2024 के पेपर में आपका यू का यू रिपीट आपको दिखेगा। ठीक है, वीडियो स्किप मत करना, वीडियो आपके लिए बहुत ही सोने चांदी हीरे मोती के समान है, वीडियो स्किप मत करना। ठीक है,
दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया? देखो दूसरी दुनिया के देश किन्हें कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध जब हमारा चल रहा था 1939 से 45 तक हमारा दूसरा विश्व युद्ध चला, तो इस समय क्या होता है कि पूर्वी यूरोप के जो देश होते हैं ना, उनको राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था को सोवियत संघ की समाजवादी तर्ज में ढाला गया था। ठीक है, देशों के इस समूह को दूसरी दुनिया के देश अथवा समाजवादी गुट खेमे या सोशलिस्ट ब्लॉक्स के देश कहा जाने लगे। ठीक है, इस खेमे का नेता समाजवादी सोवियत गणराज्य था। ठीक है, तो दूसरी दुनिया के देश किसे कहा जाता है? जो खेमे में शामिल थे अलग। ठीक है, और एक और थे उनको तीसरी दुनिया के देश, एक पहली दुनिया के देश और एक दूसरी दुनिया के देश कहलाए। ठीक है, तीसरा प्रश्न आपके सामने है, सोवियत संघ के विघटन के क्या परिणाम हुए? देखो, जब सोवियत संघ का जन्म हुआ था 1917 में रूसी क्रांति के दौरान, तो क्या होता है कि ये एक बहुत ही बड़ा विशाल गणराज्य इसमें शामिल हो जाते हैं, बहुत गणराज्य इसमें मिल जाते हैं और एक बहुत ही विशाल महाशक्ति का निर्माण हो जाता है। इसमें 15, ठीक है, 15 गणराज्य से मिलकर बना था ये। ठीक है, और इसमें क्या होता है, जब आप समझ सकते हो जब 1991 में क्या होता है, जब सोवियत संघ या जब जो हमारा शीत युद्ध है या जब हमारा जो युद्ध है, ठीक है, जब युद्ध समाप्त हो जाता है तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है, सोवियत संघ का अंत हो जाता है 1991 में, खत्म हो जाता है सोवियत संघ, तो उसका क्या परिणाम हुआ? तो जाहिर सी बात है शीत युद्ध की समाप्ति हो गई। जो अमेरिका और सोवियत संघ के बीच इतने वर्षों से शीत युद्ध चल रहा था, लड़ाई झगड़ा चल रहा था, मतलब लड़ाई झगड़ा नहीं था लेकिन वो एक विचारों का लड़ाई था। ठीक है, शीत युद्ध यानी ठंडा युद्ध, कोल्ड वॉर। ठीक है, तो ये हो गया पहला तो परिणाम हमारा ये हो गया। हथियारों की होड़ की समाप्ति, आपने ये देखा था कि जो क्यूबा था वहां पे बहुत मिसाइलें तैनात हुई थी सोवियत संघ पे, सोवियत संघ ने की थी अमेरिका के ऊपर वार करने के लिए। तो हथियारों की जो होड़ है वो समाप्त हो गई। विचारधाराओं की लड़ाई का अंत, जो हमारा पूंजीवादी विचारधारा मानने वाला जो हमारा अमेरिका था और जो समाजवादी विचारधारा को मानने वाला जो हमारा सोवियत संघ था, तो इन दोनों का जो विचार है उसकी आपस में जो लड़ाई चल रही थी वो उसका अंत हो जाता है। ठीक है, एक ध्रुवीय विश्व यानी अमेरिकी वर्चस्व कायम हो जाता है, अमेरिका जो एक महाशक्ति बच जाती है और एक ध्रुवीय विश्व लागू हो जाता है। ठीक है, ये परिणाम हो गया। चौथा प्रश्न आपके सामने है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके पेपर में आ सकता है। आसियान विजन 2020 से क्या अभिप्राय है? देखो, आसियान के विजन दस्तावेज 2020 में क्या होता है, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की जो है बहुमुखी भूमिका होगी, टकराव की जगह बातचीत को बढ़ावा देने की नीति। जो आसियान विजन 2020 है, इसमें क्या कहा गया था कि जो टकराव है उसकी जगह जो है बातचीत से बात होगी, नीति बनाई जाएगी। ठीक है, यह बात निकली है। आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया, आसियान ने पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है। इसमें ये सब बात होता है। विजन मतलब देखो, आसियान विजन 2020 में क्या होता है कि आसियान कुछ नियम समझता है। ठीक है, अगला आपके सामने पांचवा प्रश्न है, जापान को सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है, जापान की विशेषता बताओ। देखो, जब हमारा शीत युद्ध समाप्त हो जाता है, विश्व जो है एक ध्रुवीय हो जाता है, तब क्या होता है, जापान एक महाशक्ति के रूप में या एक सत्ता के नए केंद्र के रूप में सामने आता है उभर के। ठीक है, तो इसको सत्ता के नए केंद्र के रूप में यानी एक पावरफुल शक्ति क्यों कहते हैं हम इसको, जापान को? देखो, जापान एशिया महाद्वीप के पूर्व में स्थित एक द्वीपीय देश है। 40 जापान परमाणु बम की, ठीक है, भीमिशिका झेलने वाला दुनिया एकमात्र देश है। जापान के संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार अंतरराष्ट्रीय विवादों को सुलझाने में बल का प्रयोग हमेशा के लिए त्याग का वर्णन किया गया है। ठीक है, जापान सत्ता के नए केंद्र के रूप में देखा जा रहा है क्योंकि जापान तेजी से उभरती हुई एक अर्थव्यवस्था, ठीक है, जापान है। ठीक है, G7 में शामिल एकमात्र एशियाई देश है। ये सभी ऐसे कारण है जिनसे जो सत्ता के नए केंद्र है उसमें जापान को भी देखा जाता है। ठीक है, और इसकी विशेषता है कि इसमें जो है अर्थव्यवस्था अच्छी है। ठीक है, G7 जो है इसमें एकमात्र एशियाई देश है ये। ठीक है, अंतरराष्ट्रीय है और जापान एक महाद्वीप है, एक छोटा मतलब एक महाद्वीप जो है पूर्वी साइड में जो है महाद्वीप है जो स्थित है वहां पर। ठीक है, 40 जापान परमाणु बम की विमिशिका झेलने वाला एक दुनिया एक मात्र देश है। ठीक है, ये बताया गया इसमें पूरा पूरा। ठीक है, छठा प्रश्न आपके सामने है, श्रीलंका में जातीय संघर्ष के बावजूद आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है, स्पष्ट कीजिए। देखो, श्रीलंका में जो जातीय संघर्ष था ना, जाति के बीच जो संघर्ष होता है उसको जातीय संघर्ष कहते हैं।
तो श्रीलंका में बहुसंख्यक सिरनली समुदाय और अल्पसंख्यक तमिल। देखो जो श्रीलंका है वहां पर बहुत सी संख्या, बहुसंख्या मतलब बहुत संख्या, सिरनली के जो लोग थे, ठीक है, सिरनली जो लोग थे उनकी संख्या जो है श्रीलंका में ज्यादा थी, ठीक है, लेकिन जो तमिल लोग थे इनकी संख्या श्रीलंका में बहुत कम थी, ठीक है। तो समुदाय में जातीय संघर्ष है, जो सिरनली है और जो तमिल है इन दोनों के बीच में जातीय संघर्ष है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर आर्थिक और अन्य क्षेत्रों में उन्नति हुई है। जनसंख्या की वृद्धि पर श्रीलंका ने सफलतापूर्वक नियंत्रण स्थापित किया है। दक्षिण एशिया में अपनी अर्थव्यवस्था का सबसे पहले उदारीकरण श्रीलंका द्वारा किया गया। श्रीलंका का सकल घरेलू उत्पाद दक्षिण एशिया में सबसे ज्यादा है। संघर्षों के बावजूद श्रीलंका में लोकतांत्रिक राज व्यवस्था कायम है, ठीक है। तो ये सब संघर्ष के बारे में। विभाजन में आई मुख्य समस्या, देखो जब विभाजन हो जाता है बाहर देश का, जब भारत देश जो है 15 अगस्त 1947 के मध्य रात्रि को आजाद हो जाता है, ठीक है, आधी रात को आजाद हो जाता है मध्य रात्रि को, तो उस समय क्या होता है, विभाजन तुरंत ही हो जाता है, ठीक है। पाकिस्तान दो बन जाते हैं, एक पश्चिमी एक पूर्वी। पूर्वी क्या होता है, 1971 के लास्ट कुछ महीनों में क्या होता है कि इसको बांग्लादेश घोषित कर दिया जाता है, ठीक है। यानी 1972 में क्या होता है कि जो पूर्वी पाकिस्तान बनाया गया था विभाजन के समय, उसको जो है बांग्लादेश का नाम दिया जाता है, ठीक है। तो विभाजन जब हुआ था तो विभाजन में कुछ मुख्य समस्याएं आई थी, ऐसा नहीं था विभाजन तुरंत ही हो गया। तो पहला समस्या था मुस्लिम पूरे देश में थे, पूरे देश को बांटना आसान नहीं था। ऐसे दो इलाके थे जहां मुस्लिम बहुसंख्यक थे। बहुसंख्यक मतलब बच्चों, बहुसंख्यक मतलब हो जाता है जिस क्षेत्र में संख्या अधिक हो, बहु मतलब ज्यादा, संख्यक मतलब संख्या, यानी बहुत ज्यादा संख्या। तीसरा हो जाएगा दोनों इलाकों में देखो दो जो हमारा इलाका था उसको मिलाकर आसान नहीं था, मतलब ऐसा तो नहीं कि तुम यहां आ जाओ तुम यहां चल जाओ, ये नहीं है, यानी दोनों क्षेत्रों को मिलाना आसान नहीं था। सभी मुस्लिम पाकिस्तान जाने के लिए तैयार भी नहीं थे। पंजाब और बंगाल में कुछ इलाकों में क्या थे, मुस्लिम ज्यादा थे, और फिर वह जिले के आधार पर जो बंटवारा कर दिया गया। अल्पसंख्यकों की समस्या, चंद घंटों में देश खाली करने की समस्या, तो ये समस्या जो है उभर के विभाजन के समय आ रही थी। आपको बता दोगे ऐसे, अच्छा लगेगा, ठीक है। और ये सभी क्वेश्चन बच्चों, जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ना, जो भी क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ इस वीडियो में, वो सभी आपके लिए 150% मोस्ट इंपोर्टेंट है। 22 मार्च 2024 के पेपर में यूं का यूं क्वेश्चन छपा आपको दिखेगा, मैं आपको गारंटी देता हूं 150%, ठीक है। अब बात करते हैं नीति आयोग कब बना, ठीक है, इसके उद्देश्य बताओ। आपको पता होगा कि नीति आयोग से पहले योजना आयोग की स्थापना हुई थी 1950 में, ठीक है, लेकिन 1950 के आसपास हुआ था, ठीक है। लेकिन जो नीति आयोग है इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई थी, नए साल को, ठीक है। और पहले आप नीति का फुल फॉर्म समझ लो। देखो नीति का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, यानी राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। इसकी स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। क्यों हुई? क्योंकि योजना आयोग में कुछ ऐसा रूल था जिनको दूर करने के लिए नीति आयोग की स्थापना की गई थी 1 जनवरी 2015 को। नीति आयोग का उद्देश्य क्या था? देखो आप ये समझ लो, जो योजना आयोग था ना, योजना आयोग, तो योजना आयोग और नीति आयोग में ज्यादा फर्क नहीं है, दोनों का काम लगभग सेम है, ठीक है, पूरा सेम नहीं है, लगभग सेम है, ठीक है। तो नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 को हुई। इसका फुल फॉर्म है नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, राष्ट्रीय भारत परिवर्तन संस्थान। और नीति आयोग का उद्देश्य है नीतियों के क्रियान्वयन को तेज करना। जो भी नीति हम लेते हैं देश के लिए, उसका क्रियान्वयन करना, यानी क्रिया के बाद लेना, यानी काम करना, अच्छे से नीति लेना, ठीक है, ये नीति आयोग का काम है। केंद्र राज्य समन्वय को बढ़ाना, जो केंद्र सरकार जो होता है और जो राज्य सरकार होता है, आपको पता होगा सरकार 3 प्रकार से बांटा गया है, केंद्र सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो जो केंद्र सरकार है, जो केंद्र लेवल पे है, और जो राज्य सरकार स्टेट लेवल पे है, तो केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बीच जो भी विवाद है उसको सुलझाना और दोनों के बीच कहीं ना कहीं दोस्ती स्थापित करना, ठीक है, ये नीति आयोग का काम है, उद्देश्य है। योजना आयोग के केंद्रीकृत नीति की जगह क्षेत्रीय नीति को बढ़ावा देना। योजना आयोग के जो केंद्रीकृत नीति है ना, उनके जगह पर जो क्षेत्रीय नीति आयोग, नीति की स्थापना होती है, नीति लिया जाता है क्षेत्र लेवल पे, वो बढ़ाना, ठीक है। भारत में ग्रामीण स्तर पर योजनाएं बनाना, ग्रामीण यानी गांव के अंदर भी कुछ योजनाएं लागू करना। राष्ट्रीय विकास के लिए राज्यों की भागीदारी बढ़ाना, ये हो गया हमारा। अगला प्रश्न आपका है कि
भारत में कांग्रेस के प्रभुत्व के मुख्य कारण, आपको पता होगा कि अभी जो है भारत के अंदर बीजेपी का राज है, लेकिन पहले जो है एक जमाने में कांग्रेस का राज हुआ करता था और कांग्रेस बहुत ही पॉपुलर पार्टी थी। ठीक है। हमारे देश के प्रथम प्रधानमंत्री जो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू, वो भी इसी पार्टी के थे। ठीक है। तो जो कांग्रेस पार्टी था ये बहुत ही पुराना पार्टी है, बहुत ही पुराना, इसकी स्थापना बहुत पहले हुई थी। ठीक है। तो कांग्रेस पार्टी का जो हमारा प्रभुत्व है वो 1990 के दशक के बाद खत्म हो जाता है। 1990 के बाद क्या होता है कि जो कांग्रेस पार्टी है इसकी समाप्ति हो जाती है। उसके बाद कई क्षेत्रीय दल आ जाते हैं, कई पार्टियां उभर के सामने आ जाती है, लेकिन जो कांग्रेस वो खत्म हो जाती है उस समय। ठीक है। क्योंकि उन नेहरू जी की मृत्यु, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री जी की मृत्यु 1966 में हो जाती है। फिर जाके आगे जो है इंदिरा गांधी, ठीक है, फिर आगे चलते चलते क्या होता है कि नेता खराब हो जाते हैं, फिर जाके क्या होता है ये पार्टी समाप्त हो जाती है। ठीक है। तो जो कांग्रेस का प्रभुत्व जो है 1990 के दशक के पहले था, तो वो क्यों था? मुख्य कारण, तो देश की सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे पुरानी पार्टी थी। जो कांग्रेस पार्टी थी बहुत ही पुरानी थी, बहुत ही बड़ी पार्टी थी, इसलिए इसका जो प्रभुत्व था वो 1990 के दशक में पहले अच्छा था। ठीक है। सबसे मजबूत संगठन था हमारा ये। ठीक है। बहुत ही अच्छा ऑर्गेनाइजेशन था हमारा। सबसे लोकप्रिय नेता शामिल थे, जैसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू जी हो गए, ठीक है, लाल बहादुर शास्त्री, और भी बहुत सारे नेता हो गए, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है, एनजी रंगा, बहुत हो गए। तो वो सभी इसी में शामिल थे। ठीक है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, सरदार वल्लभ भाई पटेल, तो ये सभी इसमें शामिल थे। आज़ादी की विरासत हासिल थी। जो आज़ादी जब मिली थी भारत देश को तो उस समय कांग्रेस का ही राज था। तो कहीं ना कहीं आज़ादी की जो विरासत थी या उससे पहले जो संघर्ष हुआ था, आंदोलन चले थे, उन सभी का जो विरासत है वो कांग्रेस को हासिल था। सभी वर्गों का समर्थन था, जो भी वर्ग थे, जितने भी वर्ग थे, चमार जाति, ठीक है, तेली, जो भी मतलब जो भी जाति थे, ठीक है, जितने भी जाति भारत देश में थे, सभी जो है कांग्रेस पार्टी को ही सपोर्ट करते थे। नेहरू जैसे करिश्माई नेता इसमें शामिल थे, जो नेहरू जी जैसे बहुत ही पवित्र नेता इसमें शामिल थे। ठीक है। तो ये आप समझ गए। अब अगला हमारा प्रश्न है, आपातकाल कब लगाया गया? इसके परिणाम बताओ। देखो, आपातकाल लगाया गया था डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा 25 जून 1975 के आधी रात को। धारा 352 के तहत लगाया गया था। देश में धारा 352 लागू किया गया था और आपातकाल लागू कर दिया था, इमरजेंसी लागू हो गया था। ठीक है। और ये बाद में जो है लिया जाता है इसको वापस 1977 में क्या होता है, वापस लिया जाता है। ठीक है। तो विरोध अचानक रुक गया। देखो, जो यहाँ क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि आपातकाल कब लगाया गया, तो आप बता सकते हो कि आपातकाल 25 जून 1975 को डॉक्टर फखरुद्दीन अली अहमद के द्वारा धारा 352 के तहत लगाया गया था। ठीक है। ये समझ गए आप। इसके परिणाम क्या हुए? आप दूसरा प्रश्न देखो, इसी के अंदर प्रश्न है। तो परिणाम हुआ विरोध अचानक रुक गया। जो भी विरोध हो रहा था, भारत देश में हिंसाएं हो रही थी, ठीक है, बलात्कार हो रहा था, वो सभी अचानक से रुक गया। आपातकाल के परिणाम जो मैं आपको बता रहा हूँ वो। दूसरा परिणाम है विपक्षी नेताओं को जेल में डाल दिया गया। ठीक है। जो भी नेता थे, जो भी विपक्षी थे यानी ऑपोजिट लीडर थे, उनको हटा दिया गया। ठीक है। हड़ताल के ऊपर रोक लगा दी गई। प्रेस सेंसरशिप लागू कर दिया गया। देखो क्या होता है, जो प्रेस है ना, जहाँ पे अखबारें छपती हैं, तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था। इसका मतलब जब तक सरकार नहीं कहेगी तो सरकार से संबंधित कोई भी जानकारी जो है प्रेस में नहीं छपेगा, अखबार में ही छपेगा। जब तक सरकार ये आदेश नहीं देगी कि तुम मेरे बारे में छाप दो, तब तक नहीं छापना है। इसी को प्रेस सेंसरशिप कहते हैं। तो प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया था और इसकी आज़ादी रोक दी गई थी। यानी आप वही कह लो, प्रेस सेंसरशिप लागू किया गया या प्रेस की आज़ादी रोक दी गई, बात बराबर ही है। जो आज़ादी थी ना प्रेस की, कुछ भी छाप देगा, उसको रोक दिया गया। निवारक नजरबंदी का बड़े पैमाने पर इस्तेमाल किया गया। आरएसएस तथा जमात ए इस्लामी संगठन पर प्रतिबंध लागू किया गया। ठीक है, लगा दिया गया। मौलिक अधिकार निष्प्रभावी हो गए। ठीक है, ये हो गया हमारा। तो ये प्रभाव हो गए आपातकाल के। आपातकाल के सबक बताओ। आपातकाल जब इंदिरा गांधी के कहने पर लगाया गया था राष्ट्रपति के द्वारा, ठीक है, तो मंजूरी दी गई थी 1975 के आसपास। ठीक है, 25 जून 1975 कह सकते हो आप, धारा 352 के तहत। तो इस समय क्या होता है कि आपातकाल के कुछ सबक जो इंदिरा गांधी भी सीखती है, वो कुछ सोचती है कि जो आपातकाल में मैंने लगाया था, तो उसका नुकसान बहुत हुआ। सबक क्या सीखती है वो? तो भारत से लोकतंत्र को विदा कर पाना कठिन था। आपातकाल अब अंदरूनी गड़बड़ी
बताकर नहीं लगाया जा सकता। केवल सशस्त्र विद्रोह की स्थिति में आपातकाल लगाया जा सकता है। मान लो किसी देश में, यार हमारे ही देश में मान लो आप, तो यहाँ पर अगर बहुत ही ज्यादा हिंसा हो रहा है, बहुत ही परेशानी है, तो आपातकाल लागू होता है। आपातकाल की घोषणा सलाह मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को लिखित में दें। ठीक है, ये कुछ मतलब ऐसे हैं सबक बताने के लिए बताया जा रहा है, यानी सबक वो लोग क्या सीखते हैं आपातकाल लागू करने के बाद। नागरिक अब अपने अधिकारों के प्रति ज्यादा सचेत हो गए। आपातकाल के बाद कई संगठन बन गए। अगला क्वेश्चन, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान जिसे हम पुनरुत्थान भी कह रहे थे, ये क्या है? 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान कब हुए? देखो, लोकतांत्रिक अभ्युत्थान का अर्थ हो जाता है कि जब लोकतंत्र में लोगों की जो भागीदारी है ना, वो अचानक से बढ़ जाए। मान लो मैंने कहा 22 तारीख को लोकतंत्र जो है वो मर गया, लेकिन 25 तारीख को ही क्या होता है, लोकतंत्र पुनः जीवित हो जाता है। ठीक है, पुनः जीवित हो जाता है। तो इस स्थिति को हम अभ्युत्थान, पुनरुत्थान, पुनर्निर्माण, पुनः स्थापना, पुनः जारी, पुनः कह सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो अभ्युत्थान का मतलब क्या हो जाता है कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी अचानक से बढ़ जाना। अब 3 स्टेप है, यानी 3 सन है। 3 सन में क्या होता है कि लोगों की भागीदारी धीरे 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 बढ़ती है। तो देश की लोकतांत्रिक राजनीति में जनता की भागीदारी, सहभागिता लोकतांत्रिक अभ्युत्थान के रूप में जाना जाता है। भारत 1947 में स्वतंत्र हुआ, जब से अभी तक के समय में 3 लोकतांत्रिक अभ्युत्थान हुए, यानी 3 स्टेप में क्या हुआ कि लोकतंत्र में लोगों की भागीदारी बढ़ी। पहला स्टेप हमारा था 1950 से 70 का दशक, दूसरा था 1980 का दशक, तीसरा था 1990 का दशक। ठीक है, 1950 से लेकर 70 का दशक, 80 का दशक और 90 का दशक, ये ऐसे स्टेप है जहां पर लोकतांत्रिक अभ्युत्थान देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हालांकि सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं आपको फिर कहता हूं मोस्ट इंपॉर्टेंट सभी है। और जिन बच्चों ने अभी तक हमारे वीडियो को देखा है, या अभी तक आप मेरे को वीडियो को देख रहे हो, स्किप नहीं किया हो ना, मैं आपको गारंटी देता हूं कि आपके पॉलिटिकल साइंस में 80 में से कम भी 76 नंबर आराम से आ जाएंगे। 100 में से बात करूं तो 96 नंबर 100 में से आ जाएंगे। वीडियो को पूरा देख लो, पेपर बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं, पेपर का 6 दिन बचा हुआ है, तो आप 6 दिन में आराम से हमारे इस वीडियो को देख लो। ठीक है बच्चों, अगला प्रश्न आपके सामने है कि 1990 के दशक के अंत में 5 प्रमुख बदलाव। मैंने आपको पहले भी कहा था कि जो कांग्रेस पार्टी है ये बहुत ही पुरानी पार्टी है, लेकिन इसका 1990 के दशक में क्या हो जाता है कि इसका अंत हो जाता है, समाप्त हो जाता है, ये खत्म हो जाता है। इसका जो प्रभुत्व है, वर्चस्व है, ये कम हो जाता है। ठीक है, तो 1990 के दशक में ऐसे कौन से 5 बदलाव हुए हैं वो बताना है आपको। तो 5 बदलाव कौन से हुए हैं? पहला हुआ है कांग्रेस प्रणाली की समाप्ति हो गई। राष्ट्रीय राजनीतिक में जनता दल व भारतीय जनता पार्टी की प्रभावशाली भूमिका देखने को मिलती है। ठीक है, राष्ट्रीय राजनीति में मंडल मुद्दे का उदय हो गया। नई आर्थिक नीति आ गई अपने देश का विकास करने के लिए। गठबंधन की राजनीति का उदय हो गया। आपको पता होगा कि 1990 से पहले जितने भी सरकार बने हैं वो गठबंधन वाले नहीं हैं, लेकिन 1990 के बाद जितने भी सरकार अभी 2024 में बनेगा वो भी गठबंधन वाला ही होगा। क्योंकि क्या होता है कि 1990 से पहले कांग्रेस को प्रभुत्व बहुत था, उनका 415 सीटें हासिल हुई थी राजीव गांधी जी के समय में। ठीक है, उससे पहले भी 272 का आंकड़ा पार होता था। ठीक है, तो 1990 के दशक के बाद क्या हो जाता है कि बहुत बदलाव हो जाते हैं। कांग्रेस प्रणाली का मतलब, देखो कांग्रेस मतलब हो जाता है एक पार्टी है कांग्रेस, प्रणाली का मतलब हो जाता है तरीका। ठीक है, ठीक है, तरीका कह सकते हो आप। तो प्रणाली का मतलब हो जाता है तरीका, यानी कांग्रेस का एक तरीका था, स्टाइल था, प्रभुत्व था, वो समाप्त हो जाता है। राष्ट्रीय राजनीति में जनता दल का और भारतीय जनता पार्टी, जिसे हम बीजेपी भी कह रहे थे, ठीक है, तो उसका उदय हो जाता है। और बीजेपी का प्रभुत्व आज बहुत ज्यादा है। 2024 में चुनाव होने वाला है लोकसभा का, लेकिन अभी क्या है, बीजेपी का बहुत ही ज्यादा प्रभुत्व है। ठीक है, बीजेपी जो है उसका बहुत ज्यादा अभी डिमांड है। तो यही है, 1990 के बाद बदलाव बहुत ज्यादा हो जाते हैं। तो बच्चों मैंने आपको यहाँ पर ऐसे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बताए हैं जो कि आपके एग्जाम में आने के बहुत 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 चांस हैं, 150%। अब आप ही सोचो, एक टीचर आपको ये कह रहा है कि 150% चांस है क्वेश्चन का आने का, तो आप ही कॉमन सेंस लगाओ कि ये क्वेश्चन कितना मोस्ट इंपोर्टेंट होगा। जब मैं आपको ये कह रहा हूं कि ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट है, 150% गारंटी दे रहा हूं, तो आप ही सोचो कितना इंपॉर्टेंट होगा। तो बच्चों इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है।
22 मार्च 2024 के एग्जाम के लिए आप सभी को शुभकामनाएं। मैं आशा करता हूं कि आपके बहुत ही अच्छे नंबर आएंगे। और बाकी हमारे वीडियो का पूरा देखना, ठीक है। तो बच्चों, अगर चैनल पर नए हो तो अभी आप सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हो। और सब्सक्राइब अगर आप नहीं करोगे तो आप अपने आप को भी धोखा दोगे, हमको भी धोखा दोगे। तो क्यों आपको धोखा देना है? आप सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन पर आप क्लिक कर लो, ठीक है। और वीडियो लाइक कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, कमेंट कर दो कि आपको वीडियो कैसा लगा है। अगर आपके पास इतिहास का विषय है ना, इतिहास का, हिस्ट्री का, तो उसका जो पेपर है वो 28 मार्च को, ठीक है बच्चों, 28 मार्च को। तो अगर आपको 28 मार्च इतिहास का जो आपका पेपर होने वाला है उससे संबंधित अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट कर देना। मैं आपको मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन बता दूंगा, चैप्टर बता दूंगा, ठीक है। और बाकी मैंने आपके लिए एक नोट्स बनाया है। नोट्स हमारे टेलीग्राम ग्रुप पे जाओ, वहां से आप नोट्स डाउनलोड कर सकते हो क्लास 12 इतिहास का, ठीक है। तो बच्चों, ये हमारा आज का वीडियो था। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए सभी को थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत। और सब्सक्राइब करना मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, मोस्ट इंपोर्टेंट।